नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड 1860। इसको अगर एक लाइन में कहूँ तो इंडियन पेनल कोड क्या है? एक लॉ का कोडिफाइड फॉर्म है जिसमें क्राइम डिफाइन किए गए हैं, पनिशमेंट दी गई है। लेकिन इसके बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने के लिए आपको इसकी एक हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ कैसे बनती है। जब हमें वो समझ में आ जाता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ जाता है, तो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। लोग इसको देख के डर जाते हैं कि यार 23 चैप्टर हैं, 511 सेक्शन है, याद कैसे करेंगे? क्योंकि रीज़न समझ में नहीं आता ना, बनाया क्यों गया, क्या वो परिस्थितियाँ थी। क्योंकि कहते हैं ना, एक कहावत है कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। तो वो क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की, क्यों इतने सेक्शन डाले गए? तो छोटी सी हिस्ट्री है, समझते हैं उसको। ठीक है जी। देखो, एंशिएंट टाइम्स में जब कोई सिविलाइजेशन नहीं होती थी, इंसान धरती पे आ गया था, सभ्यता नहीं आई थी, उस समय कैसा कानून चलता होगा? आप कॉमन सेंस से सोचो। देखो, उस समय चलता था माइट इज राइट, मतलब जिसके पास ताकत है वो अपनी चलाएगा। समझ रहे हो? चाहे वो गलत है सही है, कानून तो उसी का है। लेकिन आपके और मेरे जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो थोड़ा बहुत सोचते थे उस टाइम पे। गलत सबको लगता था, लेकिन सोचते वो लोग थे कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, इसको सही करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने सोचा कि यार ये जो ताकतवर आदमी है, जो जाहिल आदमी खड़ा होकर ये कह रहा है कि जी तुम मेरी मानोगे, और लोग मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं उसकी बात? ऐसा तो है नहीं कि वो कोई बहुत बुद्धिमान आदमी है या हमेशा वो सही बात करता है। तो उन्होंने जाना कि जो एलिमेंट ऑफ फियर है, डर है, उसकी वजह से लोग उसकी बात मानते हैं। क्योंकि वो डराता है लोगों को ये कह के कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या कोई भी झगड़ा हो गया तो उसमें वो किसी न किसी तरीके की फिजिकल वायलेंस करता है और उन्हें चोट पहुंचाता है। तो लोग उस नुकसान से बचने के लिए या उसके डर से बचने के लिए कि अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमें कोई ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, उस नुकसान से बचने के लिए लोग उसकी बात मानते थे। और बस ऐसी व्यवस्था चल रही थी। अब इसे कोई सोशल ऑर्डर तो कहेंगे नहीं, है ना? तो अगर आपको समाज में एक सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश करना है तो फिजिकल स्ट्रेंथ या माइट, उसका कोई मायना नहीं हो सकता, उसका कोई आधार नहीं हो सकता। तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने ये सोचा कि भैया एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम एक ऐसी व्यवस्था बना दें जिसके लिए लोगों में एक डर पैदा हो जो कि इससे बड़ा हो जो अभी है, तो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हो बात को? तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि यार एक सॉवरन होना चाहिए। सॉवरन यानी राजा, उसको आप कुछ भी कहिए, किंग कहिए, मोनार्क कहिए, राजा। राजा का मतलब क्या? यानी कि जो वो कहेगा उसी को लोग मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा, सरकार उन्हें दंड देगी, राजा उन्हें दंड देगा। अब सॉवरन कोई सबसे शक्तिशाली इंसान हो ये जरूरी तो नहीं है, और अगर आज है भी तो कल हो सकता है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली कोई आ जाए, तो उसकी बात कोई क्यों मानेगा? पहली बात। और दूसरी बात क्या, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है पहले की तरह। पहले कोई अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे या अपनी ताकत के बेसिस पे हुक्म चला रहा था, अब सॉवरेन को हमने बिठा दिया, वो हुक्म चला रहा है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि सॉवरेन को हमने बनाया है, पहले जो आदमी था उसको हमने नहीं बनाया था। दूसरी बात कि वो जब हम उसको बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी सुनेगा, ऐसी संभावना इस बात की ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अब लोग उसकी बात क्यों मानेंगे? इसके लिए उन्होंने एक और कंसेप्ट को डेवलप किया जिसको आज हम रिलीजन कहते हैं, धर्म। धर्म की स्थापना ऐसे ही हुई थी कि यार एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए जिसका सभी लोग पालन करेंगे। वहीं से ये पाप पुण्य के कंसेप्ट आए, वहीं से ये स्वर्ग नर्क के कंसेप्ट आए कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम अच्छे इंसान हो, भगवान तुम्हें रिवॉर्ड देंगे, और बुरे काम करोगे तो तुम नर्क में जाओगे, तेल में तले जाओगे पकौड़ों की तरह। तो ये सारी जो कहानियाँ थी ये उसी के इर्द गिर्द बनाई गई थी ताकि समाज में एक सोशल ऑर्डर स्टेब्लिश हो सके। अब हुआ क्या, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, रिलीजन भी आ गया, पर आप देखोगे कि रिलीजन में क्यों ये कारगर रहा कुछ समय तक, उसका रीजन था कि ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट था हर रिलीजन में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी रिलीजन हो, आप देखोगे हर रिलीजन में एक चीज़ कॉमन है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। सुपर नेचुरल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन हमने लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर दिया कि वो है, और वो अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको सजा देगा।
आप समझ रहे हो? तो ये जो एलिमेंट ऑफ फियर था उसको बनाने में जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे वो कामयाब रहे, इसलिए कुछ समय तक ये व्यवस्था काम करी। लेकिन हुआ क्या, जब भी कोई चीज़ हम अच्छी इंटेंशन के साथ शुरू करते हैं कुछ समय बाद उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, इसीलिए समय समय पर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। तो जो सॉवरेन हमने बनाया था वो करप्ट होने लगा, उसको लगा कि यार अब तो सत्ता आ गई मेरे हाथ में, अब तो मैं जो चाहे वो करूँगा। डिक्टेटरशिप, तानाशाह की तरफ बढ़ने लगा, बोला कि आज मैं राजा हूँ, कल को मेरा बेटा राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो एक हेरिडिटरी रूल बनाने की उसने कोशिश की, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों ना हो। पहली बात, वो करप्ट हो गया, और कई बार वो धर्म को नहीं भी मानता था। कई सारी ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि हमने धर्म तो बना दिया और धर्म में जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, लेकिन राजा को सजा कौन देगा इसकी, तो क्या कोई व्यवस्था नहीं थी, कौन देगा। तो कई सारे और कारण थे। और दूसरी बात क्या थी कि कुछ लोगों ने, जो सो कॉल्ड धर्म गुरु अपने आप को कहते थे उस समय पर, उन्होंने काम करना शुरू किया कि भैया ये जो धर्म की बहुत सारे जो बिलीफ्स बनाए गए थे, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, उनकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपने फायदे के लिए बदलना शुरू कर दिया, है ना। तो हुआ क्या कि बात लिखी कुछ और गई थी, बताई कुछ और, समझी कुछ और, समझाई कुछ और, तो उसका मतलब इतना ज़्यादा बदल गया कि उसका रूप ही बदल गया। धर्म जिस इंटेंशन के साथ शुरू हुआ था वो एक कुरूप ले चुका था, अपना एक बदतर रूप उसका बन चुका था समाज में। तो जिस समाज को बनाने के लिए धर्म की स्थापना थी वो समाज अब रहा नहीं था। तो एक तो इंटरप्रिटेशन अलग थी, दूसरा क्योंकि ये जो धर्म थे वो देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर डेवलप हुए थे, तो उनके पहले से ही बहुत सारे बिलीफ्स अलग थे, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, एक यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था जिसके आधार पर लोगों को बताया जा सके कि क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हो। तो हुआ क्या, इन दोनों प्रॉब्लम्स का निवारण करने के लिए, एक तो सॉवरेन की पावर्स को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, और धर्म की जो डाइवर्सिटी थी, जो चेंजिंग इंटरप्रिटेशंस थी, उनको ठीक करने के लिए एक और सिस्टम की ज़रूरत लोगों को महसूस हुई। क्या था वो? लोगों ने सोचा कि अगर हम लॉ को कोडिफाई कर दें, यानी कि कानून को ही कोडिफाई कर दें, किताब बना दें जिसमें सब कुछ लिखा होगा, वैसे ही काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो जो राजा है उसे हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे कि जब वो कोडिफाई हुआ तो जिस भी देश में, दो ही तरीके थे उसको कोडिफाई करने के, या तो हम हर पर्टिकुलर धर्म के लिए एक किताब लिख देते, जैसे एक राष्ट्र बना देते, हिंदू राष्ट्र, एक मुस्लिम राष्ट्र, एक सिख राष्ट्र, और उन सब की अपनी अपनी किताबें हो जाती हैं धर्म के आधार पर। लेकिन ये होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जो ट्रेड है वो बहुत ज़रूरी है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ट्रेड होगी तो लोग एक दूसरे के कंट्री में जाएंगे, तो वो एक दूसरे धर्म से आते हैं, और जो वो कंट्री का धर्म है वो दूसरा है, तो कई सारे धर्मों के लोगों का मिलना जुलना ज़रूर होगा, और कुछ लोग दूसरे देशों में जाकर रहना भी पसंद करेंगे। तो इस वजह से ये सोचना कि जी हम एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पर ही देश का निर्माण करेंगे और उसी बेस पर उसके सिद्धांत रखे जाएंगे, हर देश में ऐसा होना संभव नहीं था। तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते थे कि भैया किसी भी धर्म के लोग किसी भी देश में रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लॉ को कोडिफाई कर देंगे जिसमें कि जो सबसे मेन चीज़ें हो सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल को या सोसाइटी को अफेक्ट करने वाली, उनको हम कोडिफाई कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें आप अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर शादी करनी है, आप हिंदू धर्म के रिवाज से करो या मुस्लिम धर्म के रिवाज से, उससे समाज को क्या फ़र्क पड़ता है? आपको जो ठीक लगे वो करो, क्योंकि वो समाज को अफेक्ट नहीं कर रही है ना वो चीज़। अगर कर रही है तो हम इंटरफेयर करेंगे, तो सरकार करेगी, तो राजा करेगा, समझ रहे हो। तो लेकिन अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, इसको कोडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर कोडिफाई नहीं करोगे तो राजा अपने मन से, कोई किसी एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको हो सकता है वो बाइज्जत बरी कर दे, या फांसी पे चढ़ा दे, या उम्र कैद दे दे, कुछ भी दे दे, उसकी मर्जी, जब कोडिफाई नहीं है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉ को कोडिफाई किया गया, और हर कंट्री ने अपने अपने कोड बना दिए, समझ रहे हो। तो इंडियन पेनल कोड, इसमें 3 शब्द हैं। पहला है इंडियन। इंडियन क्यों? क्योंकि भारत का है, भारतीय है, इंडियन। पेनल यानी पेनल्टी, पनिशमेंट, इसके अंदर पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है हर गलत काम के लिए, तो पेनल शब्द का इस्तेमाल किया। और कोड का मतलब कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ लॉज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म,
बस इतना ही मतलब होता है कोड का। तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लॉ को हमने रख दिया, ठीक है जी, बना के रख दिया। तो इसी को हमने कहा इंडियन पेनल कोड 1860। 1860 क्यों कहा भैया, अभी बताते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो 1834 1834 के अंदर फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई गई थी भारत में, जब ब्रिटिश राज चल रहा था। उस समय के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाई गई थी उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। हाँ, ये वही मैकॉले साहब थे जिन्होंने हमारी हायर एजुकेशन का भट्टा बैठाने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। इन्होंने ही कहा था कि हायर एजुकेशन में सिर्फ उन लोगों को लीजिए जो अंग्रेजी पढ़ना लिखना या बोलना जानते हों, और फिर जो लोग उस एजुकेशन में पास करके निकलेंगे उन्हें अपनी ही सरकार में अपने से नीची पोस्ट पे नियुक्त कर लीजिए। खैर, उसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। आज भी अंग्रेजी को एक भाषा से ज़्यादा ही समझा जाता है। खैर, हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। तो लॉर्ड मैकॉले साहब उसके चेयरमैन हुआ करते थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, ठीक है जी। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो कि 1860 यानी 1860 के अंदर तैयार हो गया था, और गवर्नर जनरल का एसेंट भी उसे मिल गया था। लेकिन इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862 1862 में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बेशक इसका नाम है इंडियन पेनल कोड 1860 क्योंकि ये उस समय पास हुआ था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 1 जनवरी 1862। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपको शायद पता ना हो, जम्मू एंड कश्मीर बेशक हमारे भारत का एक अभिन्न अंग था, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से 2019 तक, जब तक वो आर्टिकल 370 था तब तक उसी जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, एक अलग पेनल कोड हुआ करता था। उस समय वहाँ पे आईपीसी लागू नहीं था, भारत के हर नागरिक पर था, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं था। आज है, क्या है भैया, उस समय रणबीर कोड हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जब 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तब से लेकर अब तक और आगे भी हमेशा जम्मू एंड कश्मीर और भारत के बाकी सभी राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज में आईपीसी ही लागू किया जाता है, ठीक है जी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आईपीसी जो है वो सब्सटैंटिव लॉ के अंदर डील करता है। देखो, 2 तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव, एक होता है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्या मतलब होता है? प्रोसीजर, जो आपने सीआरपीसी के बारे में अगर आप कुछ जानते हो, सीआरपीसी का अगर आपने एक भी आर्टिकल पढ़ा है तो उसमें ज़्यादातर क्या लिखा होता है, एक प्रोसीजर बताया गया होता है। क्या होता है प्रोसीजर? देखो, मान लो किसी आदमी ने किसी की मृत्यु कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, तो अब जिसका मर्डर हुआ है उसके रिलेटिव्स, उसकी फैमिली मेंबर्स क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या रिएक्शन देंगे, क्या प्रोसेस होगा उनको न्याय मिलने का। पहले वो पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एफआईआर लिखवाएंगे, वो पुलिस उस अपराधी को पकड़ के लाएगी, कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट में केस चलेगा। अगर सिद्ध हुआ तो जज एक निर्णय देगा और उस निर्णय के आधार पर उसको पनिशमेंट मिलेगी। वो निर्णय ऐसे ही नहीं कि जज का मनमाना होगा, वो लिखा हुआ होगा आईपीसी के अंदर कि क्या आप पनिशमेंट दे सकते हो, किस कानून के लिए, ठीक है जी, किस क्राइम के लिए। तो आईपीसी में सब्सटैंटिव लॉ है और सीआरपीसी में प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव में 2 चीजें आती हैं, एक कि जो क्राइम हुआ है, जो ऑफेंस हुआ है। अच्छा, क्राइम और ऑफेंस में भी एक छोटा सा डिफरेंस है। क्राइम है मोरालिटी के खिलाफ किया गया कोई भी गलत काम, ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मोरालिटी के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ अगर आपने कोई भी चीज़ की है। जैसे अगर कोई एक छोटा सा बच्चा, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है, बड़ा गरीब सा, फटे से कपड़े उसने पहने और मुझसे भीख मांग रहा है कि भैया मैंने खाना नहीं खाया है 2 दिन से, मुझे कुछ पैसे दे दो, और मैं उसे नहीं देता, मैं आगे चला जाता हूँ, तो क्या मुझे कानून सजा देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आईपीसी में लिखा नहीं है भैया कि अगर आप किसी की मदद ना करो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, जब उसे पैसों की ज़रूरत है, तो आपको कोई सज़ा मिल सकती है। ऐसा कुछ कोई प्रावधान नहीं, इसलिए मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि क्राइम जो है वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, लेकिन जो ऑफेंस है वो वही है जो या तो कोडिफाइड है और उसकी पनिशमेंट भी दी गई है।
आईपीसी के अंदर दी गई है या किसी भी और जो भी हमने कोडिफाइड लॉज बनाए हुए हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो मेंशन्ड है, तभी वो एक ऑफेंस बनता है। समझ गए? तो सब्सटेंटिव लॉ है भैया। सब्सटेंटिव लॉ में दो चीज़ें होती हैं, एक हर एक क्राइम को, हर एक रॉन्ग को ठीक तरीके से उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर क्या है? जब आप सोचते हो कि किसी ने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर किया, आपके दिमाग में कुछ आता होगा। क्या आता होगा? कि एक व्यक्ति ने इस इंटेंशन से कि दूसरा इंसान मर जाए उस पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु कर दी गई, ये मर्डर है। ये आपके माइंड में कहाँ से आया? क्योंकि लिखा हुआ है, आईपीसी में लिखा हुआ है। आपने बेशक पढ़ा नहीं है लेकिन आपको यही बताया जाता है। आप चाहे कहीं भी देखिए, चाहे आप मूवीज़ में देखिए या असल ज़िंदगी में, या आप किसी पुलिस वाले से सुनिए, वो बताएगा यही। क्यों बताएगा? क्योंकि कोडिफाई किया गया है, ठीक है, लिख दिया गया है। तो ये आपको एक मैंने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आईपीसी की दी है, बहुत ज़्यादा लंबा इस लेक्चर को नहीं खींचेंगे। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में जाएँ तो 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं। अब जब आप उसको पढ़ोगे ना एक बेहतर समझ के साथ, एक सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको बहुत ही आसानी से वो चीज़ें समझ भी आएंगी और याद भी रहेंगी। ठीक है जी। बाकी हम डिस्कशन करेंगे हर एक सेक्शन पर, सेक्शन 1 से लेके 511 तक जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उन पर ज़्यादा जोर देकर। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।